वेरी गुड मॉर्निंग प्रियांशु। सो स्क्रीन विजिबल है आपको? चलिए ठीक है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। सो अभी तक जो भी हम लोगों ने क्लासेस किया है वर्क पावर एनर्जी में, उसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेज, मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट एनर्जी। एनर्जी दो तरह का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और एक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन भी था, दैट इज सॉरी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन था, P इज इक्वल टू रूट अंडर 2m इंटू के ई। ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हर एक केस में, हर एक फोर्स के लिए अलग अलग होता है। हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, दैट इज mgh डियर द अर्थ सरफेस, डियर डियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था ड्यू टू स्प्रिंग, दैट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। याद रखिएगा, एक्स इज फ्रॉम ए मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को वो भी कहते हैं जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होता है। ठीक है। तो स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होगा तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। तो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग का जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 होता है, दैट इज फॉर द स्प्रिंग। वैसे और भी बहुत सारे केसेस है, मैंने बताया था कि जब ग्रेविटेशनल का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय आर। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, आप जरूरी नहीं कि आप इसको याद करिए, पर आप समझ सकते हैं कि दिस आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए कि ये एक सेंटर है, तो यहां से किसी भी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, ये मैंने लिखवाया नहीं है, आप ऐड कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, if this mass is m1 and here it is mass is m2, that potential energy is given by this one, g m1 m2 by r। सिमिलरली एक चार्ज के वजह से, जो आप लोग क्लास में 10th में पढ़े होंगे कि एक चार्ज के वजह से, मान लीजिए कि यहाँ पर जो चार्ज है, लेट से दिस इज q1, there is a charge and another charge is q2 and these are separated by distance r। तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, चार्ज आर, देखिए सेम होगा इसी की जगह, बस जी की जगह पर क्या आ जाता है, के। आप लोगों को पता है कि कूलम्ब्स लॉ में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो के Q1 Q2 बाय आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कह सकते हो बिटवीन टू चार्जेस एंड दिस इज बिटवीन द टू मासेज। इन दोनों मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी m1 m2 बाई आर। ठीक है। अब बोलोगे अविनाश दैट इज फॉर फोर्स होता है ना। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है
दैट पोटेंशियल एनर्जी, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू, याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू एफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। ऐसा ही कुछ होता है, डी यू बाई डी एक्स माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि डी यू इज इक्वल टू, डी यू इज इक्वल टू एफ कंजर्वेटिव, एफ कंजर्वेटिव इनटू डी एक्स। अगर दोनों साइड लिमिट लगा देंगे, दोनों साइड लिमिट लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और यहाँ पर आप x का जो वैल्यू है वो 0 से r तक जब लगा दोगे, 0 से लेकर के r तक, खैर ये डेरिवेशन अपन लोग बाद में करेंगे, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा मतलब ये है कि सिर्फ आप G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्टेंस dr, आप इसको इंटीग्रेट करिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। कैन वी डू दैट? दैट विल बी माइनस ऑफ G m1 m2 बाय r। इसको अभी रहने दीजिए, मतलब ठीक है, लिमिट वगैरह ये सब बाद में आपको समझाएंगे जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तब। बस ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज नथिंग बट व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स का इसके पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ 1 बाई आर। So here we will get the potential energy due to gravitation। क्यों? क्योंकि मैंने जो फोर्स इस्तेमाल किया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस्तेमाल किया है। सिमिलरली दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा, माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाई आर। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन ऐड इन योर नोटबुक। जहां पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखवाया था ना ड्यू टू स्प्रिंग एंड इतना, मैं सोचा कि आप लोग को इतना तो बता ही सकता हूँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। डेरिवेशन अपन लोग भले ही बाद में कर लेंगे, पर फॉर्मूला तो आप लोग जान ही सकते हो। अभी फॉर्मूला जान जाओगे, बाद में भी पता चल जाएगा कि इससे अच्छा ये ऐसे आया था। जब हम लोग डिराइव करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एवरीवन प्लीज से यस और नो, इज इट ओके टू एवरीवन? आपको समझ में आया? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के नाम से अमृता है सर, अमृता, वो पता नहीं उसका नाम ही नहीं करेक्ट कर पाती है वो। ओके ओके, आई विल डू दैट, हियर इट इज। आज सब लोग आ गए हैं एक्चुअली, जब मैसेज डाला मैंने कि से आज सबको आना चाहिए, तब जाकर के सब लोग आया, नहीं तो कल सब अपसेट थे। करेक्ट, कल कुछ इम्पोर्टेंट काम रहा होगा सबको। कोई बात नहीं, रियली हाँ बिल्कुल प्रसाद, दही चूड़ा जैसे कि आज से पहले कभी खाए नहीं होगे। दैट वाज द लास्ट डे यू ईट दही चूड़ा। हाँ ओके, तो मैं बोल रहा था कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन द अपकमिंग लेक्चर्स या अपकमिंग क्लासेस। जब आप 12th में जाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। और ये तो सिर्फ ग्रेविटेशन में, आगे जब जब आएंगे तो आपको यूज में मिलेगा, है ना? ओके, श्वेता, आई थिंक मुझसे ज्यादा तबीयत खराब तो नहीं होगा, यू नो। मैं इस हालत में भी डेली 3-4 क्लास ले रहा हूँ।
और आपको तो सिर्फ बैठ करके सुनना होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना भी तबीयत खराब था कि आप हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ सकते थे, या आंख नहीं खुल रहा होगा, लाइकवाइज कान नहीं काम कर रहा था कि सुनाई नहीं देगा। डोंट पुट योर एक्सक्यूजेज राइट नाउ, ठीक है? ये सब एक्सक्यूज मुझे मत बताइए। तबीयत बहुत खराब था, ये कौन सा तबीयत था जो कल ही खराब हुआ? तबीयत जब बहुत खराब होता है तो 10-15 दिन तक खराब होता है ना? आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, कम से कम 4 से 5 दिन हो गए। हाई फीवर है मुझे, एंड स्टिल आई एम टेकिंग क्लास। मैं भी बोल देता कि मुझे बहुत फीवर है, चलो रहने दो, इस बार अगले बार पढ़ लेंगे, अगले वीक में पढ़ लेंगे। व्हाट अबाउट योर सिलेबस? डोंट पुट योर एक्सक्यूजेस, ठीक है? पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना है आपको, आई कैन नॉट फोर्स यू ऑल, बट सी एवरी लेक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ऑलरेडी आप लोग तो एक तो कम समय के लिए ज्वाइन किए हो, 5 से 6 महीने में आपको क्लास 11th खत्म करना है। तो इसमें कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा जो आपको बिना काम का होगा, है ना? हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलने वाला है, जिसका यूज कब कहाँ आ जाए किसी को नहीं पता। और खास करके वर्क एनर्जी पावर, मैंने बोला था कि ये 4 लेक्चर, कम से कम 4 चैप्टर तक तो कोई अपसेट ना ही करो तो फायदे में रहोगे। बट स्टिल you people don't understand because you have nothing to do with your syllabus, you know. So I don't have any issue with that. परब एतवार हर महीने 4 आते हैं, है ना? एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, कौन कौन दशी, सब आता है। तो सारे पर्व बनाओ ना, एक पर्व क्यों बनाते हो? कम से कम हफ्ते में 4 पर्व आते हैं, चारों पर्व बनाया करो। 1-2 दिन क्लास समय मिला तो कर लिया करो। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, जिसको बनाना है बनाइए, परब एतवार ही बनाइए, परब बनाइए, बाहर जाइए घूमने के लिए, वो सब का सारा काम कर लीजिए आप। पढ़ाई तो सेकेंडरी चीज है, जब समय मिले आप कर लिया करें। चलिए, व्हाई शुड आई एम वेस्टिंग टाइम ऑन यू पीपल? सो दैट इज अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, है ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने बोला था कि ये बिफोर दैट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पहले मैं बोलना चाहूंगा वर्क पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि मैं आज इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, एंड आपको पता चलेगा कि से आप किसी भी प्रॉब्लम को कितना इजीली सॉल्व कर सकते थे। हम लोग क्या अननेसेसरी ये सारी चीजें ज्यादा ज्यादा पढ़े हैं? क्या क्या उसकी जरूरत थी क्या? उसकी अलग एक पहचान है, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, पर आप उन क्वेश्चन को चुटकियों में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, बिना किसी कैलकुलेशन का भी पेन उठाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बाय दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। टफ से टफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया काम, वो उसके काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ, ये इस बात पर ही डिपेंड करता है, ठीक है? अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब ये हो गया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब ये हो गया, आप कितने सारे फोर्सेज आपने कॉमन फोर्स के नाम से पढ़ा है? You know about tensor, you know about normal force, you know about centripetal force, you know about centrifugal force, you know about a gravitational force, everything you know, friction force. The work done by all these forces will be equals to change in kinetic energy, ठीक है? इन रियल लाइफ जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, है ना, इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं तो बहुत सारा उस पर फोर्सेज लग रहा होता है रियली। अगर आप देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप ले सकते हो, मान लीजिए कि आपने ये एक सरफेस चूज किया
और इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक बना के रख दिया, आपने एक इसके ऊपर ब्लॉक बना दिया। इस ब्लॉक को अगर आप स्लाइड करेंगे, आप इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे, इट विल स्लाइड। ठीक है, अब जब ये स्लाइड करेगा तो आप फ्री बॉडी डायग्राम से आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस पर कितने सारे फोर्सेस ड्रॉ किए थे। नीचे की तरफ एफजी फोर्स है ना, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। अगर ये सरफेस फ्रिक्शन है, रफ है, तो इस पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स है ना। ऑल दीज फोर्सेस, जितना भी ये आपको फोर्स दिख रहा है, ये सब फोर्स के वजह से जो भी वर्क डन होगा, एफ जी, नॉर्मल, ये फ्रिक्शन, ये एक्सटर्नल फोर्स एफ, इन सारे फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और थोड़ी देर के बाद इस ब्लॉक का वेलोसिटी, इस ब्लॉक का वेलोसिटी वी एफ है, वी एफ, ब्लॉक का मास एम के जी दिया हुआ है ही, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय एम जी फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय दिस एफ इज एक्सटर्नल फोर्स, so we can write external force F is equal to change in kinetic energy, that is half of m final velocity का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, that will be your change in kinetic energy। अब जब हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करना सीख रहे थे, तब हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड एफजी फोर्स विल बी 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा तो उसके वजह से जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेज का कोई रोल नहीं है, तो बच गया फ्रिक्शन फोर्स और बच गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इनमें से समझिए कि अगर आपको कोई भी एक फोर्स दे दिया गया, मान लीजिए कि ये फोर्स का ही वैल्यू दिया गया एफ है ना, दिस डिस्प्लेसमेंट इन नो, तो क्या आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हो? या अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स दे दिया गया तो क्या वर्क डन बाय आप एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हो? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी change in kinetic energy minus work done by friction force, that will be the work done by external force। Are you getting my point or not? This is the importance of this theorem, this is the beauty of this theorem कि आप किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आपको फोर्स दे दिया जाए, आपको फ्रिक्शन फोर्स पता चले, तो आप ये भी बता सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसका आफ्टर ट्रेवलिंग अ फ्यू डिस्टेंस। ठीक है, इसी पर बेस्ड था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता था कि अगर ऑल द फोर्सेज में से ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज को हटा दिया जाए, एक्सटर्नल फोर्सेज को हटा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे, तो जो टोटल एनर्जी होगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एप्लीकेशन का मतलब यही हो गया कि इस प्रॉब्लम में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे, जो आप लोगों को टफ लगता होगा उस समय, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको कैसे इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, या आपको मैं बोलूं कि इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। देखिए, आप किसी भी एंगल पर बॉल को प्रोजेक्ट करिए या कुछ भी करिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस दिया गया है लाइकवाइज ऐसा, ठीक है। सो यहां से अगर आप किसी बॉल को आप थ्रो करते हैं, आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है बॉल, आपने इसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम हाइट। तो आप क्या करते थे, आप एक फॉर्मूला याद करते थे कि दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g वगैरह वगैरह जो भी है, ऐसा कुछ आप लोग कैलकुलेट करते थे। दिस इज एच मैक्स। लेकिन ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग वर्क फॉर एनर्जी। हमें पता है कि से एट मैक्सिमम हाइट, आप मैक्सिमम हाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी मिलेगा, दैट इज यू कॉस थीटा, ठीक है। इनिशियल एनर्जी कितना होगा, यू। अगर इसका मास थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एम, तो जितना काइनेटिक एनर्जी आपने यहां पर दिया है, या पहले तो समझ लीजिए कि इस पूरे मोशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जब भी काम होगा, तो आप बोल सकते हो कि उस फोर्स के अंडर जो भी एक्शन होगा, उसमें आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स यूज दिस कि बॉल इनिशियली यहां पर था और हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट। तो इस इनिशियल पोजीशन और इस फाइनल पोजीशन के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पोजीशन पर अभी के समय में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, और जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसके पास अभी के समय में, दैट विल बी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, करेक्ट। ये मैक्सिमम हाइट पर जैसे ही आएगा इस पोजीशन पर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना, एम जी एच मैक्सिमम, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कितना, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब चूंकि ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये एक टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। इन दोनों को ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में सारा काम हो रहा है, तो दिस बोथ शुड बी इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू एम जी एच मैक्स प्लस जी एच मैक्स प्लस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले तो मास मास काटिए, इस टर्म को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव है, इधर जाकर के निगेटिव हो जाएगा। सो इट विल बिकम, अच्छा 1/2 यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी इंटू एच मैक्स, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू एच मैक्स, ठीक है।
यू कैन गेट द सेम फॉर्मूला बाय डूइंग दिस। अब बोलोगे सर आपको तो इतना समय लग गया, फिर आप बोल रहे चुटकियों में कर लेंगे। भाई ये आपको समझाने के लिए था। अगर मुझे यूज करना होता तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था इसको, या आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। फिर बोलोगे क्या हम लोग इससे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अविनाश ये डेरिवेशन कह सकते हो कि दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये वो मेथड है। या आप कह सकते हो कि इसका एप्लीकेशन है कि हाउ टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम लोग कैसे दो पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज, सिर्फ अपने को वहां का इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, फिर फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर आप पूछेंगे कि क्या हम लोग इस मेथड से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं क्या, तो देखिए वर्क के साथ टाइम का कुछ लेना देना है नहीं। वर्क का मतलब यह है कि अगर आप इस पेन को यहां से यहां तक ले जाने में अगर आपको 2 साल भी लगता है, तो हमारा वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा, वर्क डन mgh ही होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वर्क कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टाइम। तो आप वर्क पावर एनर्जी से आप टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं फाइंड आउट कर सकते। आई होप ये क्लियर होगा आपको। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कैसे इसको यूज किया, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए कि h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया, तो बताइए उसका जमीन पर टकराने से पहले वेलोसिटी क्या होगा। हैव यू फेस दैट, है ना। मान लीजिए कि ये एक ग्राउंड है यहाँ पर, और इससे कुछ हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर एक बॉल है ना। इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h हाइट। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? बता सकता है कोई? इसको ग्राउंड पर टकराने से पहले इसका वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? एनीवन? हाँ यस अविनाश बोलो। सर भी भी इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2ah। बॉल को ड्रॉप किया गया, यू नो, इट इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। आदित्य, रूट अंडर 2h/g, रियली रूट अंडर 2h/g होना चाहिए। आपने जो बताया आदित्य, अगर मैं इसका यूनिट भी निकाल लूं, तो देखिए पता है आपको क्या आएगा। रूट अंडर 2h/g का मतलब, अंडर रूट हाइट का यूनिट होता है मीटर, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और मीटर मीटर कट जाएगा। इट इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस रूट अंडर 2h/g का यूनिट आ रहा है सेकेंड में, और हमें बताना है कि इसका इस यहाँ पर टकराने से पहले इसका वेलोसिटी क्या होगा। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? रूट अंडर 2gh, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। रूट अंडर 2gh, टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी आएगा 2gh। अब ये चीज आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि आपके नोट्स में कहाँ है, बिकॉज आपको याद तो है नहीं, है ना।
अगर मैं बोलूं कि आप यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करिए, कौन बता सकता है हाउ टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? पहला चीज कि क्या हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर भी सकते हैं कि नहीं? हु विल एक्सप्लेन? एनी वन ऑफ यू? प्रशांत? प्रशांत इज देयर? प्रिंस? ओके अविनाश बोलो। ये सर कर सकते हैं। ओके कर सकते हैं, तो नाउ टेल मी कि हाउ टू अप्लाई। सर क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। गुड। और काइनेटिक हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर, यानी u जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा, यानी काइनेटिक जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, काइनेटिक होगा mv स्क्वायर, हाफ m। mv स्क्वायर। नाउ वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशंस। कंजर्व कराना है मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब हाफ ऑफ mv स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा mgh के। मैंने मास जानबूझ के नहीं दिया था क्योंकि मास मास कैंसिल आउट हो जा रहा है वैसे भी। तो v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh। वन लाइन सॉल्यूशन, वन लाइन सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट। दूसरा जो तरीका है ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है जहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन एनएलएम टाइप क्वेश्चन, या आप बोल सकते हो कि कंस्ट्रेंट मोशन में भी इसका यूज किया जाता है ना? इन कंस्ट्रेंट मोशन जिसको आप लोग पढ़ने से मना कर दिए थे, दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन, आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है जिसको आप इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक है, सॉरी एक वेज है, दिस इज अ वेज, और इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं, लेट से mkg का। ठीक है, और इसका जो हाइट है वो दिया गया है h, कैपिटल h, है ना? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली it was at rest, it is released from rest. What will be its velocity at the bottom? You can say that at point A. What will be its velocity of block at point A? तो क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि ब्लॉक is released from top of a wedge, released from top of a wedge, top of a wedge। ठीक है, then find velocity, just before striking the ground, just before striking the ground, striking the ground। How can we solve that? कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? Can anyone explain? सैफ है क्या? सैफ?
सैफ इज देयर, बिल्कुल अविनाश, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल, बट बताइए ना आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताओ आंसर, एवरीवन इन चैट बॉक्स प्लीज सेंड योर आंसर। कोई बता सकता है, डू इट फास्ट। जो मैंने बेसिक बताया है आपको उसी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेज लग रहा है, आप फ्री बॉडी डायग्राम तो बना ही सकते हो ना। एक तो लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ, दूसरा लग रहा होगा एफ जी कॉस थीटा इधर के तरफ, एफ जी कॉस थीटा, ओके, दिस विल बी एफ जी कॉस थीटा, एफ जी कॉस थीटा, दूसरा जो आ जाएगा इधर की तरफ एफ जी साइड थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब समझिए कि अगर आपने, यस अविनाश दैट्स करेक्ट, अगर आपने एफ जी फोर्स को डिजोल्व किया तो आपको एफ जी साइड थीटा ये वाला फोर्स के वजह से आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा अलोंग दिस लाइन। दूसरा तरीका सोचने का ये भी है कि चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। इनिशियल पोजीशन क्या था, एट हाइट एच, इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था, एच हाइट पर था, फाइनली जब वो ग्राउंड पर आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो जाएगा, 0, है ना। अच्छा, इस नॉर्मल फोर्स के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए नॉर्मल फोर्स के द्वारा कोई भी काम नहीं होगा। बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट किधर है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, यस सर लो, बॉडी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो क्या मैं इस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और इस फाइनल पोजीशन के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ, यस बिल्कुल लगा सकता हूँ। व्हाई, बिकॉज यहां पर एक ही फोर्स लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज एफ जी फोर्स। दूसरा, इस नॉर्मल फोर्स के वजह से वर्क डन 0 हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल का होना या नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन 0, फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, सिर्फ एक जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी द एफ जी। ये ब्लॉक जो नीचे आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा होगा, एफ जी के वजह से आ रहा होगा, और किसी के वजह से नहीं आ रहा है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एफ जी एच, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। मान लीजिए कि ये ब्लॉक जैसे ही ये ग्राउंड पर आया, इस पोजीशन पर आया, मान लीजिए इसके पास वेलोसिटी होगा कुछ v मीटर पर सेकेंड, तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियली इसके पास जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, वो उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एम एम कट गया तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। अब अगर आप तरीका नहीं जानते सॉल्व करने का, तो आपको किस मेथड से जाना पड़ता पता है, आपको इसका निकालना पड़ता एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन निकालते, फिर ये एंगल अगर आपको पता है तो आप h का एक कंपोनेंट लेते टुवर्ड्स इट्स हाइपोटेनियस, है ना, तो आप हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आप लिखते h बाई साइन थीटा, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, फिर आप लिखते v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो फॉर्मूला लगाते तब जाकर के आपका आंसर आता। आपको लगा ये क्या क्या बोल दिया आपने, जी साइन थीटा, मैंने बोला कि मेथड नंबर 2, अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं आता है तो व्हाट विल यू हैव टू डू इज
जो बेसिक तरीका वो क्या है कि एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, जी साइड थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है, ये हाइट h है, तो ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ जो होगा l, दैट l विल बी इक्वल्स टू h by साइड थीटा, h by साइड थीटा। तो आप फॉर्मूला लगाते वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, 2a के जगह पर आ जाता जी साइड थीटा, और s के जगह पर आ जाता h स्क्वायर बाय साइड स्क्वायर थीटा। u तो 0 हो जाता, तो यहां से आपको मिल जाता v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चलिए ये h ही होगा ना साइड थीटा, तो साइड थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से बचेगा रूट अंडर 2gh। दिस विल बी द मेथड ऑफ सॉल्विंग बाय द अनदर मेथड, काइनेमेटिक्स मेथड, और ये वन लाइनर सॉल्यूशन है बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम। यू कैन सी द डिफरेंस कि अगर आपको इस मेथड से, काइनेमेटिक्स के मेथड से सॉल्व करना है तो आपको कितना कैलकुलेशन चाहिए, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कितना कैलकुलेशन चाहिए होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, अगला एग्जांपल नंबर 2। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, आई होप इस बार सब लोग को करना चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है ना, ये एक वेज है, ये एक वेज है, और एंड आई एम टेलिंग अबाउट कि मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक, और ये ब्लॉक का मास है mkg, इस ब्लॉक का मास है mkg, और इसके पास इनिशियली एक वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू लेट्स से दैट इज 2h, let's say that velocity is equal to 40 meter per second, 40 meter per second, ठीक है। this angle is 60 degree, this angle is 60 degree, and both these surfaces are smooth, are smooth. now find the height, क्वेश्चन ये है, find the height up to which block will reach, वो मैक्सिमम हाइट बताइए जहां तक ये ब्लॉक पहुंच सकता है। तो जस्ट डू अ कैलकुलेशन एंड टेल मी व्हाट विल बी द हाइट। That's a quite very easy calculation. उसका आंसर आ गया है, वेटिंग फॉर द अदर्स। बाकी लोग बताइए।
ओके, अविनाश का भी सेम आंसर आया। एनीवन एल्स? और कोई बताने वाला है क्या? ओके, लेट्स सॉल्व इट। श्वेता का भी आंसर आया है, बट दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ओके श्वेता, आदित्य वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सैफ आज कलम कॉपी लेके नहीं बैठा है, ये कहीं बाहर घूम रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू आंसर। अगेन श्वेता, आपने फिर डिफरेंट आंसर दिया है। अमृता, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ कर रही हो। So what we are going to do is, you know, नॉर्मल फोर्स के वजह से यहाँ पर कोई वर्क नहीं होने वाला है, तो इसके बारे में सोचना ही गलत है। फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, स्प्रिंग फोर्स है ही नहीं, तो एक ही तो फोर्स बचता है, द होल मोशन। ओके आदित्य, तो ये जो पूरा का पूरा जो मोशन है, जो यहाँ से आगे जो हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन क्या होगा? 0। अब इसके आगे जैसे ही ये ब्लॉक ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, ग्रेविटी इस पर नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट करेगी, या कह सकते हो कि इसको रोकने की कोशिश करेगी। कुछ समय के बाद जब ये ब्लॉक अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा, जमीन से अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा, तब इसका जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, मान लेते हैं कि जमीन से इसका हाइट मैक्सिमम हाइट है h। तो ये जमीन से h हाइट की दूरी पर पहुंच चुका है। ठीक है, सो इस पॉइंट पर, दैट इज द फाइनल कंडीशन, यही है फाइनल पोजीशन। और ये क्या था? दैट इज द इनिशियल कंडीशन। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। आर यू एग्री विथ मी? क्या आप लोग यहां तक किए हो कि यहां तक में करने में गलत किए हो? चेक योर स्टेप्स कि आपके गलत कहाँ हुए, कहां पर सोचने में गलती हुआ, अगले बार वो नहीं होना चाहिए। ओके, सो अगेन, अब चूंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा, लाइक हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर will be equals to mg into h। ये काट दीजिए। so h will be equals to v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1600, 2 इंटू g का वैल्यू हो जाएगा 10, तो दैट विल बी 80 मीटर। आयुष एंड अविनाश का आंसर करेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, आप लोग चेक करिए वेयर यू कमिटेड मिस्टेक, है ना। गलती होना खराब बात नहीं है, पर बार बार गलती होना ये खराब बात है ना। तो आप अपने अगर प्रीवियस एग्जाम्पल से नहीं सीख पाए, इसका मतलब आपका गलती का कोई मतलब नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन कुछ वैसा ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। ऋषि आपका सही होगा, पर आपने मुझे आंसर दिया नहीं, तो हाउ कुड आई नो, है ना। वैसे तो सबका सही होगा ना। फिर ये आया इधर की तरफ, ठीक है। और अगेन सेम क्वेश्चन मैं वैसा ही करने वाला हूं। अच्छा, ये एंगल सिर्फ आपको डराने के लिए दिया हुआ था, इसका कोई यूज नहीं था। मतलब यूज आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में नहीं। तो मान लीजिए कि आपके सामने ये एक दीवार है,
और इस दीवार के साथ मैंने एक स्प्रिंग बांध दिया, ये एक मैंने स्प्रिंग बांध दिया, इट्स लाइक दिस वन। अब देखो क्वेश्चन बनाते ही, फिगर बनाते ही आप लोगों के दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक करना चाहिए, मैं क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूं, है ना। मैं पूछने वाला हूं कि अगर एक ब्लॉक को यहां से, मतलब हाँ, यू कैन से दैट आई ड्रॉप्ड अ बॉल फ्रॉम हाइट 20 मीटर, दिस इज हाइट 20 मीटर, पहले यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया है जिसका हाइट है 20 मीटर। मान लीजिए कि इस ब्लॉक का वजन जो है दैट इज 2 kg, 2 kg। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है K इज इक्वल टू 4 न्यूटन पर मीटर। हमें बताना है, हमें बताना है what will be, the question is what will be the maximum compression, the question is what will be maximum compression in the spring, what will be maximum compression in a spring, compression in a spring, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ओके आयुष, लेट्स सी कितना होता है। और कोई बताने वाला है? लेट्स सॉल्व इट। सो इनिशियली, हाँ अविनाश बोलो। टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार अविनाश, ये सर जो रुकिए, हम बना के दे रहे हैं। तुम बनाओ। सो क्योंकि टाइम कम है, मुझे और भी एग्जाम्पल कराने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो ब्लॉक था वो इस पोजीशन पर था, जब बॉल को रिलीज किया गया होगा तो सिर्फ इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू mg इंटू एच। ठीक है, बॉल यहां से स्लाइड हुआ, नीचे गया, यहां पर आया, ठीक है, ये इधर चला गया, वेरी गुड। अब जो ब्लॉक है ये इसको आकर के स्ट्राइक करेगा। अब चूंकि जब ग्राउंड पर आ चुका होगा तो इस ब्लॉक के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। तो ब्लॉक के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। मान लीजिए कि वो स्प्रिंग कंप्रेस होकर के इस पोजीशन से कंप्रेस होकर के यहां पर आ गया, स्प्रिंग कहीं कंप्रेस होकर के यहां तक आ गया, इस पोजीशन तक, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है दैट इज अराउंड x। तो मैं बोल सकता हूं कि इस स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनली जब ब्लॉक यहां पर होगा, इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर, तो ये ब्लॉक रुक चुका होगा। मुझे क्या बता रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि वो समय जब ब्लॉक इस स्प्रिंग को सबसे ज्यादा कंप्रेस करके रखेगा, मतलब इस पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक होगा वो क्या होगा,
0। और यहां पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन होगा वो भी क्या होगा, 0। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी बचेगा और वो क्या होगा, स्प्रिंग वाला। और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ ऑफ kx²। करेक्ट। तो आप मिला सकते हो कि यहां पर जो टोटल एनर्जी था दैट वाज mgh, और यहां पर जो टोटल एनर्जी है दैट इज हाफ ऑफ kx²। बाकी के सारे जीरो है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है और स्प्रिंग है ही नहीं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया ग्रेविटी के वजह से, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, और सिर्फ क्या बचा है, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू दिस मच टोटल एनर्जी। तो वी कैन राइट कि mgh किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ kx²। ठीक है। तो m का वैल्यू है 2 किलो, g का वैल्यू है 10, h का वैल्यू है 20, गुणा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2, k से डिवाइड कर देंगे दैट इज 4 इज इक्वल टू x²। तो 2 इंटू 2 4 को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा क्या, यहां से निकल के आएगा x इज इक्वल टू रूट अंडर 200 दैट इज 10√2। दैट विल बी योर आंसर, यस 10√2 मीटर। ठीक है। वैसे टाइम तो हो गया है आप लोगों का। कल आप लोग एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ सकते हो क्या, इफ एनीवन हैज प्रॉब्लम। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास रख सकता हूँ। अभिलाष, आयुष, ऋषि, श्वेता, अंकित, अमृता, यस गो अहेड, बोलिए। सर रख सकते हैं। ओके ग्रेट। सो एवरीवन इज रेडी, ओके। तो कल मैं एक्स्ट्रा क्लास रखने वाला हूँ, होपफुली 2 से 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है। 2 से 2.5 घंटा हम लोग ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखो इसमें का एक हो चुका है, मैक्सिमम आप लोग कर चुके हो। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे एक एससीबी का क्वेश्चन है ना, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, या इस पर बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको कुछ इस तरह का एक सिस्टम दिया गया है, लाइक दिस वन, ऐसा कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं एससीबी में ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इट्स लाइक दिस वन, ये एक ब्लॉक है, या आप कह सकते हो कि ये एक वेज है ना, और इस पर एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, इस बॉल को ड्रॉप किया गया है। इट इज अ गुड क्वेश्चन, सो यू शुड ट्राई एट होम एंड देन सेंड मी द योर आंसर। यहाँ पर एक बॉल है, और इस बॉल को इनिशियली यहां से रिलीज किया जाता है फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट है। ठीक है। and this is your ground surface, so let's produce it। मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। ये बोला जा रहा है कि दिस इज 1 मीटर, दिस हाइट इज 1 मीटर, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो बेस है ए, यहां से कितने दूरी पर जा करके ये बॉल लैंड करेगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को। हमें बताना है कि यहां से कितने दूरी पर ये बॉल जा करके लैंड करेगा जमीन के साथ। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, है ना। मान लीजिए कि ये बॉल, मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन में क्या है। इनिशियली रेस्ट में होगा, दिस इज ग्राउंड सरफेस, हाँ दिस इज ग्राउंड सरफेस, तो दिस सरफेस इज ग्राउंड।
इनिशियली ये रेस्ट में है, ऊपर से आप बॉल को छोड़ेंगे, ये भागता 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 यहाँ तक आएगा। जैसे ही बॉल यहाँ पर पहुंचेगा, इस पोजीशन पर जब बॉल पहुंचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। वाई? क्योंकि ये हाइट ज्यादा है और ये हाइट कम है, और इट विल हैव सम काइंड ऑफ वेलोसिटी, वी डोंट नो दैट वेलोसिटी। बट इसके बाद ये कोई जमीन नहीं है, सो इट विल डज follow a path like this one and it will fall down over here. We have to find out कि what will be this value of y. आप मुझे ये, या आप x लिख लीजिए, what will be the value of x, क्या होगा ये आपको बताना है। Solve it, this is homework for you all. नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, कल के एक्स्ट्रा क्लास में, टाइमिंग मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, कल अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन में यूजेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। वी विल start our lecture from discussing this example and then we will move ahead to this vertical circular motion. मॉर्निंग में ही नहीं होगा सर, मॉर्निंग में नहीं रखूंगा यार, आराम से जगना, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोबेबली हो सकता है कि 1-1:30 बजे रखूं, या हो सकता है कि 11 बजे रखूं, ऐसा ही कुछ टाइमिंग रहेगा, एकदम उठ सुबह सुबह नहीं होगा। तो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, सी यू, आई हैव माय नेक्स्ट क्लास।